ओके क्लास, अभी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स शुरू करेंगे, ठीक है ना। सो बेसिकली हम पहले ये देख लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है। और अगर मैं नेट और गेट के एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना ध्यान रखना। इजी है, सबसे अच्छी चीज आपके लिए, ठीक है। स्कोरिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ठीक है। सो नेट के अंदर इसका जो वेटेज है दैट इज अराउंड ऑन एन एवरेज 12 to 16 मार्क्स, ठीक है। और गेट में इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स। ओके क्लास, केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या करेंगे, कुछ सेक्शंस में इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम सबसे बेसिक इसका स्टार्ट करेंगे, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे और हम ये देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन पे किन किन फैक्टर्स का इफेक्ट आता है, ठीक है। मतलब किन किन फैक्टर्स को अगर मैं चेंज करता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन पे चेंज आ सकता है। और उसमें से जो पहला फैक्टर होगा दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और एक बार हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लेंगे, उसके बाद हम इसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, जहां पर कि हम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे अगर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन मेरी कैरी आउट हो रही है तो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे मेरी कंसंट्रेशन क्या होंगी रिएक्टेंट की, वो हम पढ़ेंगे इन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। ये सिर्फ मैं ब्रॉडर हेडिंग्स लिखवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 3, इनके बीच में भी हम कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, ठीक है, जो भी है। उसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के कुछ स्पेशल केस भी देखेंगे। ठीक है, एक बार ये पार्ट आपका ओवर होगा, देन वी विल स्टार्ट विथ टाइप ऑफ रिएक्शंस, जिसमें हम पहला रिएक्शन जो पढ़ेंगे दैट इज रिवर्सिबल एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है। बेसिकली इन रिएक्शंस में हम क्या करने वाले हैं, इन रिएक्शंस में हम काइनेटिक्स ही स्टडी करेंगे इनका। हम ये स्टडी करेंगे कि इनका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसा कैसा होता है, डिफरेंट टाइम इंटरवल पे मैं कैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर इन सभी रिएक्शंस का काइनेटिक्स ही स्टडी करने वाले हैं। तो जो सेकंड टाइप की रिएक्शन होगी दैट इज पैरेलल रिएक्शन और एक इसके बाद हम जो पढ़ेंगे दैट इज कॉन्जिक्यूटिव और सिक्वेंशियल एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। बच्चा आपके लेवल पे, मतलब सिंस आप नेट और गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो फर्स्ट सेक्शन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आते, पर अगर इसमें से क्वेश्चन पूछे गए तो वो बहुत ईजी होंगे, ठीक है। मतलब आपके लेवल पे वो बहुत ईजी लगेंगे आपको। तो इसलिए फर्स्ट केस में अगर आपको कुछ पढ़ना है दैट शुड बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इन दो को जरूर पढ़ लेना। इनमें से ही क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, पर ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। द सेकंड सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आपका रिवर्सिबल से भी क्वेश्चन पूछे गए आपसे प्रीवियस ईयर्स में, आपसे पैरेलल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपसे कॉन्जिक्यूटिव के अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस की जब हम काइनेटिक्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम वहां पर एक अप्रोच डेवलप करेंगे जैसे हम बोलते हैं स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। आई होप ये तो सभी ने पढ़ा होगा या सुना होगा, जिसने भी काइनेटिक्स कभी खोल के देखी होगी, ठीक है। बच्चा पूरे चैप्टर के अंदर अगर मैं बोलता हूँ कि वो एक टॉपिक पढ़ो, सिर्फ एक टॉपिक, सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, इट शुड बी स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अगर आपको स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन आता है लगाने कैसे यूज करते हैं इसको, तो आप इसके काफी टॉपिक्स जैसे लिंडेमैन मैकेनिज्म होता है, एंजाइम कैटालिसिस होता है, वो आप खुद ब खुद कर सकते हो अगर सिर्फ आपको थियरी पता है, ठीक है। सिर्फ थियरी पता है, बाकी काम खुद कर लोगे। उसके अलावा ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है,
तो अगर मैं वेटेज की बात करूं तो कॉन्जिक्यूटिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन उसी में कवर होते हैं, और पैरेलल भी इंपॉर्टेंट है और आपका रिवर्सिबल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लास आवाज आ रहा सभी को? ऑडिबल हूं मैं सभी के लिए? बच्चा जिसको आवाज नहीं आ रहा है तो आप जरा एक बार फिर से कनेक्शन ट्राई करो। ठीक है, अगर देखो अगर किसी एक स्टूडेंट के साइड से अगर कोई इशू आता है तो इसका मतलब उसके साइड से इशू है, अगर काफी स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है तो इसका मतलब मेरे साइड से इशू है, तो फिर मैं वो चेक करूंगा। ठीक है, तो बच्चा जिस भी बच्चे ने ये मैसेज लिखा है बच्ची ने, तो प्लीज आप अपने साइड से एक बार देखिए कि कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, या फिर एक बार फिर से कनेक्ट होकर देख लीजिए, या आपका जो ईयरफोन है उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट करके देख लीजिए। ओके, सो ये आपका सेकंड सेक्शन है जो हम देखने वाले हैं। इसके बाद बच्चा मूव करेंगे फोर्थ सेक्शन पे, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। बेसिकली मैं बताऊं तो काइनेटिक्स एक छोटा सा चैप्टर था, इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, तो ये मार्क करना सही नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे एरहीनियस इक्वेशन, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद हम थियरीज पे जाएंगे, दैट इज कोलिजन थियरी, एंड सेकंड वन इज ट्रांजिशन स्टेट थियरी। ठीक है, या कन्वेंशनल ट्रांजिशन स्टेट थियरी। ठीक है, कन्वेंशनल ट्रांजिशन स्टेट थियरी हम इसको डील करेंगे। अब इसके अंदर हमारा ये पार्ट और ये पार्ट अति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक बार ये पार्ट अगर आपका खत्म हो जाता है, इसके बाद हम कुछ मिसलेनियस पार्ट शुरू करेंगे, और उसके अंदर जो हमारा पहला पार्ट होगा दैट इज लिंडमैन एंड हिंसलवुड मैकेनिज्म। लिंडमैन एंड हिंसलवुड मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एंजाइम कैटालिसिस। मैंने आपसे पहले बोला था अगर आपको एसएस से आता है तो लिंडमैन हिंसलवुड मैकेनिज्म का मैथमेटिकल पार्ट, जो एक्सप्रेशन वाला पार्ट है, वो खुद आप कर सकते हो, थियरी पार्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेम चीज एंजाइम कैटालिसिस के साथ होगा। ठीक है, ये सब में हम इनका सबका काइनेटिक्स ही पढ़ने वाले हैं। लिंडमैन में भी हम देखेंगे कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस की रेट एक्सप्रेशन को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंजाइम कैटालिसिस में हम देखेंगे कि ऐसी रिएक्शन जो कि एंजाइम कैटलिस्ट है तो उसका रेट एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा, और सिमिलरली हमारा लास्ट में आएगा सॉल्ट इफेक्ट। ये जो लास्ट वाला टॉपिक है सॉल्ट इफेक्ट, ये बेसिकली आयनिक रिएक्शंस के लिए हम थ्रू आउट द चैप्टर गैशियस रिएक्शंस को डील करने वाले हैं। हमारे रिएक्टेंट होंगे, हम उन्हें क्या लेंगे, गैस। ठीक है, लेकिन जो सॉल्ट इफेक्ट है वो बेसिकली हमें क्या बताएगा कि हम दो फैक्टर्स पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है, और एक पढ़ेंगे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम वहां पर ये देखेंगे कि आयनिक स्ट्रेंथ से हमारा आयनिक रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन में कैसा चेंज आता है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट। तो बेसिकली जो सॉल्ट इफेक्ट मैंने लिखा है वो उसी के सेंस में बोला है। तो सॉल्ट इफेक्ट क्या होता है हमारा, प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट क्या होता है हमारा, द इफेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, या ऑन द रेट ऑफ आयनिक रिएक्शन। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इफेक्ट, कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट का चेंज होता है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट आता है। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, आयनिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ये जैसे हम उस टॉपिक में पहुंचेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, सो ओवरऑल हमने ये देखना है ब्रॉड हेडिंग्स के अंदर। अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर भी बहुत चीजें होंगी जो हम डील करते रहेंगे मीनवाइल। ठीक है, ओके। सो बच्चे जिसको आवाज नहीं आ रही है, आप प्लीज, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप फिर से बोल लो, आप ही का मैसेज आया है तो भाई आप एक बार अपने साइड से चेक करो। ठीक है, और वैसे मुझे लगता है ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी नहीं सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आवाज नहीं जा रहा है। ठीक,
बच्चा फोटोकेमिस्ट्री हम इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। तो जब केमिकल काइनेटिक्स की बात करूँ तो उसके अंदर सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा ये सॉल्ट इफेक्ट के बाद हम काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो एक ही साथ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेकिन सिर्फ मैं यहाँ पे सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहा हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पे हम सिर्फ अभी केमिकल काइनेटिक्स को डील करेंगे। एक बार ये चैप्टर वाइंड अप होगा उसके बाद हम तुरंत बिना कोई गैप के, बिना कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए उस पर जाएंगे, ठीक है। ओके सो तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, हमने देख लिया हमने क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा बच्चा रेफरेंस बुक ले मैं बोल देता हूँ, इसमें जो रेफरेंस बुक आप यूज कर सकते हो दैट इज कीथ लेडलर, बहुत अच्छा बुक है, आप इसे पढ़ना इफ यू वांट, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ आपका इशू है या फिर आप थोड़ा सा डीप में नहीं जाना चाहते हो, सिर्फ आपका काम चल जाए, यू कैन गो फॉर इंडियन ऑथर केएल कपूर, ठीक है। अगर किसी के पास पूरी शर्मा पठानी है तो भाई पूरी शर्मा पठानी भी पढ़ सकते हो, मैं रेफर नहीं करता हूँ उसे एज सच पर्सनली, लेकिन ठीक है मैं नहीं बोलूंगा कि उस अब मैंने ये 2 बुक पढ़ ली बोल दिया तो उसे खरीद के रख लो अपने पास, जो भी बुक है आप उसे पढ़ो अच्छे से, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये 2 मेरी तरफ से रेफरेंस, फर्स्ट रेफरेंस होगा कीथ लेडलर, जब भी कोई डाउट है तो उसी बुक को रेफर करो, बेटर है। कोई भी आपको शंका आता है कोई चीज में आपको डाउट आ रहा है कि यार ये आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए, गो फॉर कीथ लेडलर। और अगर वो अवेलेबल नहीं है देन यू कैन रेफर केएल कपूर, ठीक है। आई थिंक वॉल्यूम 5 है ये, ठीक है, केएल कपूर का, केएल कपूर के 6 वॉल्यूम आते हैं, ठीक है। तो केएल कपूर के 6 वॉल्यूम आता है, आई थिंक उसमें से वॉल्यूम 5 है ये, ठीक। ओके सो अब हम बच्चा ये जो आप मुझसे बोल रहे हो कि नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे, ये सब आप ऑफिस में पूछना मेरे से, सिर्फ जो भी आपको पढ़ा रहा है, अभी मैं बोल रहा हूँ जो भी आपको पढ़ा रहा है उससे सिर्फ टॉपिक के डाउट्स पूछना, बाकी जो भी आपके ऑफिशियल डाउट्स है वो सब आप वहां से पूछ लेना इंस्टीट्यूट में कॉल करके, ठीक है। क्योंकि बच्चा नहीं तो आज आपका फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं आपको आपका थोड़ा बहुत डिस्कशन ये सब कर रहा हूँ क्योंकि इट्स अ फर्स्ट क्लास। तो मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, जब भी आपका क्लास होगा तो टीचर से मेरा रिक्वेस्ट है, कोई भी टीचर हो, मैं नहीं कोई भी टीचर हो, उससे सिर्फ उस टॉपिक के डाउट्स पूछो, ठीक है। बाकी डाउट से क्या होता है टाइम थोड़ा सा वेस्ट होता है क्योंकि वो आपका कोई रिलेवेंट डाउट नहीं होता उस वक्त क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डाउट आपके कोई और भी क्लियर कर सकता है, कहने का मतलब ऑफिस वाले और वो बेटर क्लियर करेंगे, आप वो उनसे पूछो तो बेटर रहेगा, ठीक है। टीचर से आप टॉपिक्स के डाउट पूछ लो या फिर क्लास के बाद पूछो, जो आपका क्लास एक बार ओवर हो जाता है तो उसके बाद 5-10 मिनट हर टीचर देता है डाउट्स के लिए, उस वक्त आप इन डाउट्स को पूछ सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसके साथ। पर क्लास के बीच में प्लीज अवॉइड करो इस टाइप के डाउट्स को, ठीक है। हाँ नोट्स विल बी इनफ, देखो एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न नोट्स इनफ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि आप और भी पढ़ना चाहते हो, ठीक है भाई, बुक का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना, पर अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है नोट्स इज मोर देन इनफ, लेकिन अगर आप और भी पढ़ना चाहते हो कि नहीं यार मैं और थियरी देखना चाहता हूँ कि इसमें है क्या, गो फॉर कीथ लेडलर। मेरा तो मैं अगर सिंगल रेफरेंस देता हूँ मैं कीथ लेडलर ही देता, मैं केएल कपूर देता नहीं, लेकिन ठीक है हर टाइप के स्टूडेंट है तो जिसको जो पसंद है वो आप जैसे जा सकते हो, ठीक है। ओके क्लास, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, ठीक है। कोई मुझे बताएगा केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते क्या है, ठीक है। तो बच्चा मैं आपका वो ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, आपको अलाउ कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए स्पीकर आपका ऑडियो, लेकिन बच्चा अपना पीछे का प्लीज बैकग्राउंड ऑफ करके रखना, ठीक है। चलो मुझे बताओ, अभी अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। अच्छा मैंने पहले ही बोल रखा अपना बैकग्राउंड प्लीज बंद, इसलिए मैंने आपको सबको अनम्यूट नहीं किया हुआ था, ठीक है, बैकग्राउंड बंद करके रखो अपना, ठीक है, कारण यही था मेरा म्यूट करने का। तो अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, चलो बताओ व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? सर कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है तो वो कितनी तेजी से हो रहा है, और स्टडीइंग द रेट ऑफ रिएक्शन वी यूज टू स्टडी द केमिकल काइनेटिक्स, like ओके how the ओके reaction is going और so fast, so late, like this. हाँ ओके ठीक है, और कोई? हाँ ये सही कह रही हैं, और हम इस केमिकल काइनेटिक में यह नहीं पढ़ेंगे कि रिएक्शन क्यों हो रहा है, ये मान के चलेंगे कि हाँ रिएक्शन हो रही है तो उस पर क्या क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर प्रेशर का, इन सारी चीजों की स्टडी करेंगे, रेट के बारे में ओनली, और एट That एनी is टाइम thermodynamic. इफेक्ट एंड प्रोडक्ट, इन सारी चीजों के बारे में। Just like first order, second order, third order. ओके ठीक है, Chemical kainetics nothing but गॉट the इट, mechanism. ओके गॉट इट।
सो बेसिकली बच्चा हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते क्या है? देखो सीधी सी बात है, लेट्स से मेरे पास कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, मैं एक रिएक्शन स्टडी करना चाहता हूँ। मैं स्टडी की बात करता हूँ तो किसी टाइप की भी स्टडी हो सकती है, ठीक है। सो लेट्स से A to B। तो अभी क्या होता है कि मेरा फर्स्ट एम ये होता है उस रिएक्शन के बारे में जानने का कि जो A to B मैं कैरी आउट करना चाहता हूँ क्या ये होगा कि नहीं होगा, फर्स्ट थिंग, ठीक है। मतलब वेदर दिस रिएक्शन विल अकर और नॉट, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को यूज करते हैं और वहां से हम ये निकालते हैं कि हाँ ये रिएक्शन मेरा पॉसिबल है कि नहीं है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो लेट्स से हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये रिएक्शन मेरा स्पॉन्टेनियस है, A to B जो मेरा है वो पॉसिबल हो सकता है। तो उसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि चलो ठीक है ये रिएक्शन मेरा पॉसिबल है, पर ये रिएक्शन मेरा होगा कितना, 80%, 70%, 90% और 10%, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम से हम ये डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन हमारा कितना होगा, वेदर इट विल अकर टू 80%, 90%, 50%, 40%, सो ऑन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम हमें ये बता देता है कि जो हमारा रिएक्शन का एक्सटेंट होगा वो कितना जाएगा, ठीक है। अब लेट्स से हमने ये डिसाइड कर लिया केमिकल इक्विलिब्रियम से भी या सिंपली इक्विलिब्रियम से कि हमारा ये जो रिएक्शन है ये 70% होगा। तो अब थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 70% की रिएक्शन हो रही है ये कितने समय पे हो रही है, कितने जल्दी हो रही है, ये जो आपका रिएक्शन है ये 1 सेकंड में हो रही है या 1 मिनट में हो रही है कि 1 घंटे पे हो रही है, ठीक है। ये जो लास्ट चीज है कि वो रिएक्शन कितने हमारे तेजी से चल रही है, ये हम डील करते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे, सिंपल सा, ठीक है, जो आपने मुझे बताया था। तो केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट थिंग जो हम स्टडी करते हैं दैट इज स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, या सिंपली मैं बोलूं रेट, ठीक है। तो हम बेसिकली वहां पे रेट की स्टडी करते हैं। रेट का मतलब क्या होता है, एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वहां पर जो भी आपका रेफरेंस पॉइंट है जिसको भी आप स्टडी कर रहे हो उसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू रेट। जैसे कि जब हम रिएक्शन की बात करते हैं, आयनिक रिएक्शंस की बात करते हैं, गैसियस रिएक्शंस की बात करते हैं, तो वहां पे हम कंसंट्रेशन को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तो उसकी कंसंट्रेशन में वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो हम वहां पे बोल सकते हैं इट इज अ स्टडी ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। और दूसरे वर्ड्स में अगर मैं गैसियस रिएक्शन लेता हूँ फिर से, तो गैसियस रिएक्शंस में मैं कंसंट्रेशन के साथ साथ प्रेशर के बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं प्रेशर ऑफ गैस के। तो अगर गैस का अगर नंबर ऑफ मोल्स मेरे गैस के चेंज हो रहे हैं और वो होंगे भी, तो इसका मतलब उसका प्रेशर भी चेंज होगा। तो यहीं पे मैं रेट को अगेन बोल सकता हूँ चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट रिप्रेजेंट्स अवर रेट, ठीक है। तो जो भी आपकी वहां पे चीज जिसपे भी वेरिएशन आ रहा है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, उस वेरिएशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब हम स्टडी करेंगे दैट इज योर रेट। तो जनरली वो वेरिएशन हम कंसंट्रेशन की टर्म्स में पढ़ते हैं जो आप सबको पता है। और उसके अलावा अगर गैसियस रिएक्शन है तो वी हैव टू चॉइस, या तो हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में पढ़ सकते हैं उसको या फिर हम प्रेशर के टर्म्स में पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये तो हमने बात कर ली एक पॉइंट की कि हम केमिकल काइनेटिक्स में मोटे मोटे तौर पे मतलब सबसे बेसिक चीज हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम जो सेकंड चीज पढ़ते हैं वो ये है, जो अगर आप आगे के टॉपिक्स देखो जो हमने सेक्शंस में डिवाइड कर रखे हैं, कि अगर आपकी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और जितनी भी स्पीड से हो रही है लेट्स से, ठीक है, तो अगर मुझे उस स्पीड पे कुछ इंक्रीज करना है तो मैं किन फैक्टर्स के थ्रू कर सकता हूं। कहने का मतलब हम उन फैक्टर्स को भी स्टडी करते हैं जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, और हम पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं उसको। जैसे आप वो 12वीं में पढ़ते थे या इवन आई थिंक ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा पढ़ते हैं हम लोग। टेम्परेचर इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, पूरा डिटेल, ठीक है, काइनेटिक्स के अंदर। तो बेसिकली दूसरी चीज क्या होती है इसके अंदर, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किन फैक्टर्स को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे चेंज आएगा। और उसमें अगर मैं बात करूं तो हमारा एक फैक्टर होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इतना ध्यान रखना, ये मैं लिखवाऊंगा अभी उस वक्त, ठीक है, लेकिन अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं बच्चे। जब भी मैं कंसंट्रेशन, देखो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। रेट लॉ सबको पता है, रेट लॉ R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन रेज टू सम पावर, है ना। तो अगर आप इधर गौर से देखो तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इतना ध्यान रखना बच्चा, मैं हमेशा आपको एक साफ सुथरा नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो जो भी मैं अलग से लिखूंगा तो उसे लिख लेना, मैं मिटा दिया करूंगा, ठीक है। हम इन जनरली इस तरह से लिखते हैं रेट लॉ, है ना। सो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट डिपेंड्स ऑन टू वैल्यूज, फर्स्ट रेट कांस्टेंट, सेकंड
कंसंट्रेशन, यस और नो? तो बच्चा कभी भी अगर आपका कंसंट्रेशन अगर इधर वेरी करता है तो चांसेस है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी वेरी करेगा। तो अगर कंसंट्रेशन को वेरी कर चेंज कर रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन आ रहा है आपके ऊपर आपके पास, तो इसका मतलब है वो क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है, ठीक है? अगर कंसंट्रेशन को चेंज करके रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट पूछा गया है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन आपका किसका है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, फर्स्ट थिंग, ठीक है? सेकेंड, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन अगेन प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट के, मतलब रेट कांस्टेंट जितना हाई होगा उतना हाई मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो अगर कभी भी, अब जो हम सेकंड फैक्टर पढ़ते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, दैट इज टेम्परेचर बेसिकली, ठीक है? अब टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर हमारा रेट कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज करता है। किस तरीके से इंक्रीज करता है वो हम जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ठीक है? तो टेम्परेचर क्या करता है? हमारा रेट कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज करता है, और इस रेट कांस्टेंट के वैल्यू इंक्रीज होने के कारण हमारा क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, यस और नो? ठीक है? अब हमने अर्हेनियस इक्वेशन यहाँ पे मार्क की है, तो कभी भी अगर आपको सवाल आता है कि हमने टेम्परेचर चेंज किया और टेम्परेचर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन में इतना चेंज आ गया या कितना चेंज आएगा बताओ, तो इसका मतलब है वो क्वेश्चन अर्हेनियस इक्वेशन का है। ब्लाइंडली जाओगे आप, ब्लाइंडली, कुछ सोच के नहीं, ठीक है? फिर बोल रहा हूं, कंसंट्रेशन चेंज करके अगर रेट ऑफ रिएक्शन का सवाल आता है, ऑलवेज बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर चेंज करके रेट ऑफ रिएक्शन का सवाल आता है, अर्हेनियस इक्वेशन। ऐसा हो सकता है कंसंट्रेशन भी वैरी कर रखी हो और टेम्परेचर भी वैरी कर रखा हो, इसका मतलब यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट यूज होंगे। जब आप कंसंट्रेशन की स्टडी करोगे तो वहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूज करोगे, और जब आप टेम्परेचर की स्टडी करोगे तो वहां पे आप अर्हेनियस इक्वेशन यूज करोगे। तो इतना चीज ध्यान रखना बच्चा, मैंने अर्हेनियस इक्वेशन, कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एक साथ लिखा गया है, लेकिन बच्चा इसमें अर्हेनियस इक्वेशन मेरी कोई थ्योरी नहीं थी, इट वाज नॉट द थ्योरी। मेरी जो केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी है वो कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, जिसमें से एडवांस थ्योरी मेरी ट्रांजिशन है और आप बोल सकते हो प्रिमिटिव थ्योरी मेरी कोलिजन है, ठीक है? अर्हेनियस इक्वेशन क्या था? अर्हेनियस इक्वेशन बेसिकली हमें यही बताता है कि किस तरीके से टेम्परेचर चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन पे चेंज आएगा, ठीक है? कभी भी आपने अर्हेनियस थ्योरी नहीं पढ़ा होगा, हमेशा अर्हेनियस इक्वेशन होता है, बुक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है? सो इट ऑलवेज टेल्स अस अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द टेम्परेचर। हाँ, अर्हेनियस इक्वेशंस ने अपने कुछ पॉइंट्स पुट अप किए थे, और वही पॉइंट्स, वही पोस्टुलेट्स उनके आगे जाके फाउंडेशन की तरह वर्कआउट किया फॉर कोलिजन थ्योरी, ठीक है? तो कोलिजन थ्योरी ने वहां से काफी चीजें यूज की, ठीक है? तो अर्हेनियस इक्वेशन एज सच कोई थ्योरी नहीं था, ठीक है? इन्होंने सिंपली ये बताया कि किस तरीके से टेम्परेचर को चेंज करने पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट आएगा, और वो जो इफेक्ट आता है वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू पर चेंज होने से आता है। तो ये दो चीजों को हमेशा ध्यान रखना। कंसंट्रेशन को चेंज करके अगर रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन आता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और अगर आपका टेम्परेचर को चेंज करके रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन आता है तो अर्हेनियस इक्वेशन, सेकंड, ठीक है? इसके अलावा हम एक और चीज पढ़ते हैं, दैट इज कैटलिस्ट, है ना? हम सबको पता है अगर मैं कैटलिस्ट ऐड कर दूंगा तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने वाला है। अब आप में से कोई सोच सकता है ऐसा तो जरूरी नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन घटता भी है, ठीक है? क्योंकि बचपन में हम सब ये पढ़ते हैं दैट कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना? ठीक है बच्चा, वो तब तक डेफिनेशन ठीक था, लेकिन आज के टाइम पे कैटलिस्ट वर्ड एनहेंसमेंट ऑफ रिएक्शन के साथ इतना फ्रिक्वेंटली यूज होता है, जिस कारण से अब जब कैटलिस्ट बोला जाता है तो इसका मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस करेगा, ठीक है? एक ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस करेगा। तो अब बात आती है कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर, मतलब मैं कैटलिस्ट अगर डालता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा एनहेंस करता है, हम सबको पता है कैसे करता है, ये भी हम सबको पता है। कैटलिस्ट क्या करता है? एक दूसरा पाथवे प्रोवाइड करता है, एक दूसरा रूट प्रोवाइड करता है रिएक्शन को होने के लिए, और उस रूट का जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है, एक्टिवेशन एनर्जी वो कम होता है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का। तो कहने का मतलब जो कैटलाइज आपका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करता है वो चेंज करता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है? अगेन अर्हेनियस पे, है कि नहीं है? तो कभी भी कैटलिस्ट का सवाल अगर आपसे आता है कि कैटलिस्ट हमने डाला तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी इतना चेंज हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इतना चेंज हो गया, तो इसका मतलब है वहां पर आप अर्हेनियस इक्वेशन को ही यूज करोगे, लेकिन फोकस किसके ऊपर रहेगा सर? एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। टेम्परेचर डिपेंडेंस पे हम एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर हमारा फोकस नहीं था, किसके ऊपर था हमारा फोकस? टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ पर किसके ऊपर फोकस होगा हमारा? एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, 298 केल्विन पे मैं स्टडी कर रहा हूं, मैंने कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो अभी मेरा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर को मैंने टच नहीं किया।
तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कैटलिस्ट का कोई सवाल आता है तो वो सवाल हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी के चेंज के थ्रू आएगा होगा, ठीक है। उसके बाद हम एक फैक्टर और पढ़ते हैं, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। जितना ज्यादा सरफेस एरिया अगर रिएक्टेंट का उतनी फास्ट होती है रेट ऑफ रिएक्शन। इन जनरल एक लाइन पर हम ये पढ़ते हैं। तो बच्चा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट से सीधा सीधा हमारा दिमाग में क्लिक करता है कि इट इज समथिंग रिलेटेड विद एब्जॉर्प्शन, है ना। सरफेस की मतलब, अगर सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये जो चीज है, ये जो लास्ट फैक्टर है, ये कहीं ना कहीं डील कर रहा है सरफेस केमिस्ट्री पे। तो इस टॉपिक को, इस फैक्टर को हम डिटेल में स्टडी करते हैं सरफेस केमिस्ट्री पे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ये तो आप यहीं पे देखोगे, लेकिन जो लास्ट फैक्टर होता है विच इज सरफेस एरिया, वो हम डील करेंगे सरफेस केमिस्ट्री में। बहुत इजी है, कोई ऐसा नहीं कि कुछ बहुत हाई फाई तरीका होगा, कुछ ऐसा नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका, ठीक है। तो ये हमने बात किया। इसका दूसरा इसका एप्लीकेशन जो हम काइनेटिक्स का हमारे लिए होता है। इसका बताइए तीसरी चीज। अब हम सबको पता है बच्चा, हम ये रेट लॉ लिखते हैं जो लिखा हुआ है मैंने। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना इतना इजी नहीं है, सीधा रिएक्शन में से लिखना, क्योंकि इट्स एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ठीक है। सो अभी होता क्या है कि जो केमिकल काइनेटिक्स है, ये हमें ये हेल्प करता है ये बताने के लिए कि जो हमें गिवन मैकेनिज्म है वो सही है कि नहीं है। क्लियर है। अभी देखो होगा क्या, आपने कोई रिएक्शन की, आपने एक्सपेरिमेंट किया, मतलब लैब में आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपको कुछ रिजल्ट मिला, तो आप कुछ ना कुछ उसका मैकेनिज्म प्रोवाइड करोगे, है ना, उसका कुछ मैकेनिज्म दोगे। मैकेनिज्म तो हम ही देंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अगर वो मैकेनिज्म आपकी केमिकल काइनेटिक्स के डेटा को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसका मतलब वो मैकेनिज्म गलत है ना। हो सकता है कि आपकी वो मैकेनिज्म केमिकल काइनेटिक्स के डेटा को तो सेटिस्फाई कर रही हो, पर हो सकता है थर्मोडायनेमिक डेटा को सेटिस्फाई ना कर रही हो, ठीक है। तो इसीलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, केमिकल काइनेटिक्स हमें ये बताता है कि ये मैकेनिज्म गलत है, वो ये नहीं बताएगा कि ये मैकेनिज्म 100% सही है। दोनों फर्क समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो हमें क्या पता लगता है उससे कि ये मैकेनिज्म हमारी गलत है, क्यों, क्योंकि ये केमिकल काइनेटिक्स के डेटा को सेटिस्फाई नहीं कर रही, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हमारा एक और एप्लीकेशन आ गया केमिकल काइनेटिक्स का, और वो ये होता है कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। तो ये तीन चीजें हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, केमिकल काइनेटिक्स में आपने मैकेनिज्म नहीं स्टडी करनी है। मैकेनिज्म तो आपको मिलेगी क्योंकि वी प्रपोज द मैकेनिज्म, है ना। वी आर स्टडिंग काइनेटिक्स नॉट ऑर्गेनिक। तो यहाँ पर हम सिर्फ उस मैकेनिज्म के थ्रू बाकी चीजों को भी डील करते हैं, ठीक है। तो इससे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो केमिकल काइनेटिक्स ही होता है, या तो इक्विलिब्रिया रहता है, केमिकल काइनेटिक्स रहता है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके लिए। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बच्चा मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म भी यूज करूंगा, ठीक है। ठीक है,
तो जो हमने इतना अभी डिस्कस किया उसको मैंने हल्का सा 3 लाइन पे लिख के दिया शॉर्ट में, ठीक है। तो बच्चा ये चीज ध्यान रखना, जो चीज मैं आपका आई थिंक आपको सबको ऑडियो भी इसका अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो जब आप ऑडियो सुनो तो उस वक्त भी आप ये काम कर सकते हो, नहीं तो क्लास के टाइम पे मैं सजेस्ट करूंगा समझने में ज्यादा फोकस करना, ठीक है। लिख सकते हो, अच्छी बात है, पैरेलल अच्छी बात रहेगी, लेकिन आपके पास और भी सुविधाएं है कि आपको ये ऑडियो अवेलेबल है, तो नोट्स आप प्रॉपरली जब आप सुन के बनाओ तो बेटर रहेगा, ठीक है। हो गया, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ रेट। व्हाट इज रेट, ठीक है। व्हाट इज रेट? लेट्स से बच्चा मेरे पास एक रिएक्शन चल रहा है ए गिविंग बी, ठीक है। रेट का मतलब क्या होता है? चेंज इन एनीथिंग विद टाइम, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं कि भाई लेट्स से ये ऐसा है कुछ सिंपल सा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2A to B, ये 4 मोल है स्टार्टिंग में, तो समझो अभी कुछ देर बाद ये हो गया, ये 1 मोल कंज्यूम हो गया, तो ये 3 मोल बचा। अब मुझे पता है अगर ये 2 मोल कंज्यूम होगा तो ये 1 मोल बनेगा, तो ये 1 मोल कंज्यूम है तो 0.5 मोल बना कि नहीं बना? तो भाई 1 सेकेंड के अंदर ये 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, लेकिन 1 सेकेंड के अंदर इसे 0.5 मोल फॉर्म हो रहा है। तो कहने का मतलब दोनों का जो कंसेंट्रेशन है, उनका जो चेंज आ रहा है विथ टाइम वो अलग अलग है कि नहीं है? जो मेरा ए का चेंज आ रहा है विथ टाइम वो 1 मोल पर सेकेंड का आ रहा है, पर मिनट का आ रहा है, आप जो भी ले सकते हो, लेकिन जो मेरा बी का आ रहा है दैट इज 0.5 मोल पर सेकेंड और पर मिनट, ठीक। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो बी की कंसेंट्रेशन का चेंज है और जो ए की कंसेंट्रेशन का चेंज है वो अलग अलग है, पर रेट ऑफ रिएक्शन तो शुड बी सेम ना भाई। मैं अगर वो ए की टर्म से मार्क करूं या बी की टर्म से मार्क करूं, इट शुड बी सेम, ठीक है। तो पहली चीज बच्चा, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का चेंज देखता हूं विथ टाइम, और या फिर मैं सिर्फ प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का चेंज देखता हूं विथ टाइम, ठीक है, वो दोनों सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंडिंग ऑन द स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। तो इस कारण से अगर सिर्फ और सिर्फ मैं ए के कंसंट्रेशन पे जो चेंज आ रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इन शॉर्ट, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे जो चेंज आ रहा है उसकी स्टडी अगर मैं विथ टाइम करता हूं तो उसे मैं बोलूंगा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरह से अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे जो चेंज आ रहा है विथ टाइम उसको स्टडी करता हूं तो उसको मैं बोलूंगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम। और ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम कब होंगे? दिख रहा है यहाँ पर, अगर मैं स्टोइकियोमेट्री सेम कर दूं 2A 2B 1A 1B 3A 3B, अलग बात है 3A 3 कैंसिल होकर A B बन जाएगा। मतलब अगर दोनों तरफ स्टोइकियोमेट्री सेम होंगे देन वी कैन से कि रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन। पर अगर स्टोइकियोमेट्री अलग होंगे और जो जनरली होते हैं तो वहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ कंजम्पशन मेरा डिफरेंट होता है। तो इसीलिए मैंने पहले सिंपली रेट लिखा है, मैंने रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिखा है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए लिखता हूं, ठीक है, तो चलो इसको एक शॉर्ट में पहले तो एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। रेट क्या रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन कंसेंट्रेशन विथ टाइम, सिंपली कंसेंट्रेशन विथ टाइम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि रेट ऑफ कंजम्पशन जो होगा ऑफ ए, ये क्या होगा? कंसेंट्रेशन ऑफ ए फाइनल माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, या बोल सकते हो आप TF माइनस पे TI। तो इसको मैं क्या लिखूं? अब सिंस देखो रेट हम कभी भी नेगेटिव नहीं मार्क करेंगे, पर यहाँ पर हमें पता है कि रिएक्टेंट का फाइनल कंसेंट्रेशन कम होगा इनिशियल से, तो अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो माइनस आएगा। ये सब बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ये हो गया हमारा रेट ऑफ कंजम्पशन। तो रेट ऑफ कंजम्पशन सिंपली यही है, आप कंसेंट्रेशन का चेंज कैलकुलेट करो, टाइम का चेंज कैलकुलेट करो और रेशियो ले लो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, तो भाई ये क्या होगा? सिंपली लिख दूं, तो यहाँ पे माइनस साइन रहा है, प्रोडक्ट के केस में हम कभी भी माइनस साइन नहीं लगाएंगे, इट विल ऑलवेज बी डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। आई थिंक ये सभी को पता है। अगेन आप क्या करोगे? फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ बी माइनस में इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन पे टाइम टेकन, आप रेशियो निकालोगे। तो दिस इज योर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट।
तो कहने का मतलब स्टोक्योमेट्री का कोई रोल नहीं है इधर कैलकुलेट करने के लिए। आप देख लो मैंने ए बी कहीं नहीं लगाया। लेकिन अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है भाई, मैं रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख लूं या प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख लूं, शुड बी सेम। ठीक है, और अभी हमने देखा है कि रेट ऑफ कंजम्पशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन सेम हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, डिपेंडिंग ऑन द स्टोक्योमेट्री। अगर ए बी अलग अलग होंगे तो नहीं होंगे सेम। तो इस कारण से जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टोक्योमेट्री से रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन को डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब हमारा जो ये बनेगा इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, वो बनेगा ये। ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट में हम प्रोडक्ट का स्टोक्योमेट्री लेंगे डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं दैट आर ओ आर, दूसरे वर्ड्स में बोल सकता हूं आर ओ आर विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए अपॉन पे स्टोक्योमेट्री, इसे ध्यान रखना, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी अपॉन पे स्टोक्योमेट्री। आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं इसको कवर कर रहा हूं फिलहाल, तो ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो सीधी सी बात है भाई, अगर कभी भी सवाल आता है रेट ऑफ रिएक्शन का, तो आप किसी भी के भी थ्रू जा सकते हो, आप रेट ऑफ कंजम्पशन के थ्रू जा सकते हो, रेट ऑफ फॉर्मेशन के थ्रू जा सकते हो, बस स्टोक्योमेट्री से डिवाइड कर देना। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका रेट ऑफ कंजम्पशन इतना है, तो बताओ उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा, या किसी दूसरे रिएक्टेंट का रेट ऑफ कंजम्पशन कितना होगा, तो आप उसको रेट ऑफ रिएक्शन से पहले दोनों को इक्वेट करोगे, फिर वहां से आप आंसर बना सकते हो। ठीक है, सो दिस इज दिस काइंड ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वी कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इनको हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। पर हम सबको पता है, क्या हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही पढ़ते कंटिन्यूअसली, क्या हम फ्रिक्वेंटली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करते हैं, यस और नो, पूछो। अच्छा, अगर कोई डाउट हो मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट करने में कोई वो नहीं है, मना ही नहीं है। ठीक है, क्या हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करते हैं? ओके, नहीं, हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करते हैं। कोई कारण बताएगा प्रॉब्लम क्या है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में, उसे स्टडी क्यों नहीं कर रहे हम लोग? सवाल समझ में आया ना? हम सबको पता है वी जनरली स्टडी इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ प्रॉब्लम क्या फिर एवरेज के साथ कि हम इंस्टेंटेनियस पे जा रहे हैं। अब उससे और साथ में मुझे ये भी बताना है कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और हम एवरेज को क्यों नहीं स्टडी कर रहे, ऐसा क्या लिमिटेशन है उसके साथ। चलो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आराम से करते हैं। तो एवरेज क्या इमेजिनरी टाइम पे होता है बच्चा? चांसेस ऑफ एरर इन एवरेज आर मोर। व्हाट काइंड ऑफ एरर? एवरेज में एरर ज्यादा होता है। एरर क्या मतलब, उस एरर से क्या मतलब, आपका इंटरप्रिटेशन क्या है एरर से, ये तो बताओ। किस टाइप का, क्या किस सेंस में बोल रहे हो आप एरर ज्यादा होता है, और कैसे बता रहे हो, किस बिहाफ में बता रहे हो? ये तो एक लाइन कोई भी पढ़कर बता सकता है। ओके, एट पर्टिकुलर टाइम। ओके, ठीक है, देखो आप सब सही बोल रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप में से कोई गलत नहीं बोल रहा है, पर मैं जानना चाहता हूँ किस बिहाफ में बोल रहे हो। आप बोलते हैं एरर ज्यादा होगा, आपको कैसे पता लगा एरर ज्यादा है, मैं ही पूछना चाहता हूँ। समझ में आ गया? हाँ ठीक है, मुझे डेफिनेशन इंस्टेंटेनियस का आपने बता दिया, दैट्स ओके। ठीक है, तो मेरा सिर्फ सवाल यही है कि अगर आप बोलते हो उसमें एरर ज्यादा है, तो आप किस बिहाफ में बोल रहे हो उसमें एरर ज्यादा है? पीछे कुछ कारण होगा ना आपका, कुछ बैकअप होगा, कुछ आपका सपोर्ट होगा, कोई फैक्ट होगा उसके पीछे, तभी आप बात कर रहे हो। हाँ, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन पे लिख रहे हो ऑलवेज। बिल्कुल, ओके, ये ठीक था। चलो बच्चा, उस पर जाने से पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं, एक जनरल ग्राफ। ठीक है, तो जनरली आप मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर का काइंड ऑफ है। मैंने एक ये प्लॉट बनाया, जो हमेशा आप काइनेटिक्स में जब भी पढ़ते होंगे तो ये प्लॉट जरूर बनता होगा, भले उसको यूज करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है। ठीक है, पर ये बनाता हर कोई है, हम यूज करेंगे इसको। ठीक है, तो समझो एक ऐसे जा रहा है और एक कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, एंड
रिएक्शन इज काइंड ऑफ दिस, लेट्स से कुछ ऐसी रिएक्शन है भी, वन साइड करते हैं, ठीक है। तो अभी हम सबको पता है दिस विल बी प्रोडक्ट एंड दिस विल बी रिएक्टेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं किसी भी टाइम इंटरवल पे, सो लेट्स से दिस इज T1, दिस इज T2, तो इसका जो टाइम, इसका जो कंसेंट्रेशन आया वो ये आया, रिएक्टेंट के भी आप कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी सेम चीज आप प्रोडक्ट के लिए भी चल सकते हो। तो ये कंसेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की A1 और ये कंसेंट्रेशन हो गई रिएक्टेंट की A2, ये हम सबको पता है, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूँ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो भाई वो क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1 अपॉन पे T2 माइनस T1। दिस इज आवर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब प्रॉब्लम क्या इसके साथ, बच्चा ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि अगर मैं T, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, इसकी कुछ वैल्यू आएगी ना, जैसे 30 40 50 कुछ भी वैल्यू आ गई, इसकी कुछ वैल्यू आ रही है इसकी। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब मैं T1 से T2 तक जाऊंगा तो मेरा जो रिएक्शन है वो 30 मोल पर लीटर पर सेकंड की स्पीड से कंटिन्यूअसली चलेगा। हम यही तो बोल रहे हैं, एवरेज का वैल्यू तो यही है। एवरेज का मतलब यही होता है ना कि अगर हम यहाँ पे क्या बोले कि जब T1 से T2 तक हम जाएंगे तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंटिन्यूअसली 30 मोल पर लीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने वाला है, ठीक है। पर हम सबको पता है रेट लॉ के अंदर, रेट लॉ के थ्रू, that R is proportional to concentration of reactant। R जो होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर कंसंट्रेशन पे वेरिएशन आ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन पे भी वेरिएशन आएगा वहां पर। अब जब मैं T1 से T2 तक जाता हूं तो मुझे बताओ T1 से T2 तक क्या A की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है क्या? आपको दिख रहा है A1 कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है और A2 पे पहुंच रहा है। तो कहने का मतलब जब हम T1 से राइट साइड की तरफ जा रहे हैं T2 और T2 को अप्रोच कर रहे हैं तो A की कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, इस पॉइंट पे बात करूं, इस पॉइंट पे बात करूं या इस पॉइंट पे बात करूं, इन सभी पॉइंट पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्चुअल में डिफरेंट होंगे। ये वही वाली बात हो गई, समझो आप 5 फ्रेंड हो, एक के पास 10 रुपए, एक के पास 20 रुपए, एक के पास 25 रुपए, एक के पास 30 रुपए, एक के पास 40 रुपए, इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ रुपीज है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन सबका एक एवरेज ले लिया और एवरेज समझा 20, तो मैंने बोला सबके पास 20 रुपए। ये तो गलत हुआ क्या ना भाई, सबके पास अलग अलग पैसे है लेकिन मैंने उसकी एवरेज वैल्यू आपको दे दी है। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम इसी चीज का, इसलिए जो आप बोल रहे हैं एरर ज्यादा था, वो एरर इस कारण से आता है क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट में बोलता हूँ, समझो ये पॉइंट है मेरा, मैं इस पॉइंट में अगर बात कर रहा हूँ इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट में जो एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो एवरेज से बहुत अलग होगा, तो इसलिए आपका क्या एरर ज्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उस समय जो कंसंट्रेशन होगा उसके ऊपर निर्भर करने वाला है। और हम सबको दिख रहा है कि A1 से A2 तक जाने पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। तो इस कारण से किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन मेरा एवरेज रेट हो जरूरी नहीं है। तो इस कारण से क्या होगा, हमारा एरर आएगा जो आप बोल रहे थे। समझ में आ रही चीज? और इसी कारण से हम कभी भी एवरेज यूज नहीं करते क्योंकि एवरेज तो हमें क्या देता है, वो एक क्यूमुलेटिव, एक बच्चे ने वर्ड यूज किया था क्यूमुलेटिव वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रहा है, एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो इस कारण से हम कभी भी एवरेज को स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि एवरेज हमें एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, आपने बार बार इंस्टेंट बोला था, वही चीज, कितना रेट ऑफ रिएक्शन होगा इसके बारे में बात नहीं करता है। वो हमें सिर्फ क्या बताता है, वो हमें बता देता है कि भाई अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ऑन एन एवरेज इस स्पीड से रिएक्शन चलेगी, पर हर पॉइंट में क्या उसी स्पीड से चलेगी नहीं, ठीक है। तो ये ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एवरेज को स्टडी नहीं करते और हम किसको स्टडी करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे आपका क्या रेट होगा। तो समझो मैं पूछता हूँ यहाँ पर मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसका स्लोप निकालूंगा क्योंकि स्लोप क्या होता है, dy by dx, एंड dy by dx इन दिस केस इज नथिंग बट dc by dt, है ना।
और dc by dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। तो इसका मतलब अगर मुझे एट एनी इंस्टेंट is called instantaneous rate of reaction। ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो ये बनेगा 1/a माइनस da/dt। ठीक है, 1/b माइनस db/dt। ठीक है, so this is our instantaneous rate of reaction। This is our instantaneous rate of reaction। ठीक है, सो ये कारण होता है बच्चा हम एवरेज पे फोकस क्यों नहीं करते, क्योंकि वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता किसी भी टाइम इंटरवल पे, किसी भी टाइम पे, सॉरी, ठीक है, नॉट इंटरवल। ठीक, हाँ, इट शुड बी प्लस db/dt। हाँ, वो गलती से आ गया, तो उसे करेक्शन कर लेते हैं। हाँ, ये करेक्शन बता दिया करो, इस टाइप का अगर मैं कुछ बोलता हूँ, क्योंकि होता है लिखते हुए गलती हो जाती है। ठीक है, ओके, सो दिस इज अवर। तो अभी हमने सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ ये देखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस तरह से रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन की टर्म्स में लिख सकते हैं, हम क्यों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूज नहीं करते, उसका लिमिटेशन क्या है, और हम क्यों इंस्टेंटेनियस की तरफ मूव कर रहे हैं, ये हमने देख लिया है। सो अभी ये एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, एंड इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ अ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट, db/dt और da/dt माइनस da/dt बेसिकली। ठीक है, ओके, सो दिस इज अवर रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चा इतना ध्यान रखना, आज हम बेसिक ही देखने वाले, ऑब्वियस है। ठीक है, पूरा सेक्शन ही आपका बेसिक है, तो अगर किसी को लगता है ये तो मुझे आता है ऑलरेडी, फिर से रिवाइज कर लो अपना। ठीक है, ये काम, ये चीजें हो गया। ओके, सो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास समझो गैसियस रिएक्शन है। ठीक है, अभी मैंने बात किया था ना, गैसियस रिएक्शन के लिए मेरे पास दो चॉइस होता है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ स्पेशली गैस। या तो मैंने कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखूं, वो सब मैंने पहले लिख दिया, या फिर मैंने प्रेशर की टर्म्स में लिखूं। तो अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो भाई ये क्या होगा, ये मेरा बराबर बन जाएगा 1/a। अगेन प्रेशर ऑफ डिक्रीज करेगा, तो इट इज माइनस dPA/dt। कोई फर्क नहीं है, बस आपने कंसंट्रेशन टर्म्स की जगह प्रेशर लगा देना है, 1/b dPB/dt। सही है, सो दिस इज अवर रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। और ये सिर्फ किसके लिए यूज होगा, गैस रिएक्शन के लिए। ठीक है, लिक्विड और सॉलिड के लिए अप्लाई मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस आरपी और आरसी का रिलेशन लिखूं, कोई ट्राई करेगा रिलेशन बनाने का, या मैं डायरेक्ट दे दूं? अगर मैं आरपी और आरसी का रिलेशन लिखता हूं फॉर अ गैसियस रिएक्शन, तो वो क्या आएगा, तो कोई बताएगा मुझे? जो आरपी होता है हमारा, वो हमेशा हमारे बराबर होगा RT इंटू पे RC। ठीक है, जो आरपी होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, RT अपॉन पे RC। ठीक है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसे जा सकते हो, हम सबको पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है गैस के लिए, तो मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू nRT/V। तो ये n/V क्या होगा, CRT। तो अब इस प्रेशर ऑफ ए की जगह ना, इस प्रेशर ऑफ ए की जगह आप क्या लगा सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू पे RT। देख लो आप, जो या बॉक्स पे है ना, इट इज प्रेशर ऑफ ए, इस प्रेशर ऑफ ए की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू पे RT। तो RT इज अ कांस्टेंट वैल्यू, बाहर ले जाओ, तो बचेगा क्या, 1/a इंटू माइनस dA/dt, मतलब d ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A/dt विच इज RC। तो इट इज RT इंटू RC। ठीक है, बहुत इजी। तो इसका वन स्टेप डेरिवेशन था, वो आप इजीली लिख सकते हो। क्लियर है सभी को ये रिलेशन? तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर रख सकते हो तो
ओके तो अगर मैं यहाँ पे इनकी यूनिट्स की बात करूं तो भाई यूनिट्स अगेन आपको ध्यान ही रखनी है। तो इसकी यूनिट जो होगी दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात कर रहे हो एटीएम पर सेकेंड, पास्कल पर सेकेंड, बार पर सेकेंड, जो भी बार पर सेकेंड लगा रहा है तो प्रेशर की यूनिट लगा के वो भी, ठीक है। तो मैंने कॉमन यूनिट लिखी, ठीक है, प्रेशर वाले में तो मैंने कॉमन यूनिट लिखी है, उसमें तो ऐसा ही हो ऊपर, तो नॉट ऐसा, लीटर इज नॉट ऐसा ही, ठीक है। ओके तो मैं एक करके दिखा रहा हूँ फटाफट, ठीक है, एक करके दिखते हैं, ठीक है, फटाफट। चलो तो देखो हमारे पास ये है ना 1/a माइनस dPA/dt, ऐसा है कि नहीं है, ठीक है, एंड दिस इज R। तो अभी देखो मुझे पता है PV इज इक्वल टू NRT, इट शुड बी PA/NA, मैं A की बात कर रहा हूँ, तो PA क्या हो जाएगा हमारा NA/VRT। VA मैंने क्यों नहीं लिखा, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा, तो ये हमारा हो जाएगा PA इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन तब बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ ART, ऐसा आ जाएगा। तो अब मैं इसको यहाँ सब शूट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/A माइनस D/dt कंसंट्रेशन ऑफ ART। अब खुद सोचो RT को मैं बाहर ले सकता हूँ, तो RT को बाहर लिया तो क्या बन गया 1/A माइनस DA/dt, और ये 1/A माइनस DA/dt क्या है, ये हमारा RC है, आ गया। RC का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और RP का मतलब है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, क्लियर। ओके सो अभी हम, तो अभी देखो बच्चा से हमने यही देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ कंजम्पशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन, इन तीनों के एक्सप्रेशंस आपको पता होने चाहिए किस तरह से लिखने। इवन तो आप इस RP और RC का रिलेशन भी याद मत रखो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पता होंगे तो सब कर लोगे, ठीक है, सारे काम कर सकते हो। हमेशा उस चीज को पकड़ो जिससे बाकी चीजें बनती है। ओके सो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमने स्टार्टिंग में भी अच्छे से डिस्कस किया था, तो अब हम लिख लेते हैं इसको। फर्स्ट था concentration of reactants or products or product। तो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो इस टॉपिक के ऊपर कि आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वेरी कर रहे हो, तो हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व होगा दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सवाल किससे बनेगा, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लो लिख लो आप इसे फटाफट। हो गया। ओके अगर मैं आपसे बोलता हूं कि टेम्परेचर, तो यहां पर इस सवाल को आप सॉल्व करोगे एर्हेनियस इक्वेशन से। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, तो आई बिलीव मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कैटलिस्ट की बात करता हूं तो ये मुझे यहाँ पर इसे स्टडी करना है बाय एक्टिवेशन एनर्जी, चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी। अगेन उसके लिए एर्हेनियस इक्वेशन यूज होगी। और अगर मैं सरफेस एरिया की बात करता हूँ रिएक्टेंट, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, तो ये हमारा एड्सॉर्प्शन पे जाएगी चीजें, जाएगी एड्सॉर्प्शन पे, ठीक है। तो अब इनका पहला फैक्टर पढ़ते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन।
ठीक है. सो फर्स्ट हेडिंग इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है? लॉ ऑफ मास एक्शन पता है सभी को? व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? बोलो. व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? ओके, देखो बच्चा, अब जनरली जब आप कंसंट्रेशन का इफेक्ट पढ़ते हो तो आप लॉ ऑफ मास एक्शन से जाते हो, जो गलत है. साफ बता रहा हूं मैं, ठीक है? कंसंट्रेशन इज नॉट, ठीक है, गलत स्टेटमेंट है पूरा. नहीं, लॉ ऑफ मास एक्शन इज नीदर भी नहीं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है. क्या बोल रहे हो? ओके, तो पहली चीज बच्चा, बेसिकली दो साइंटिस्ट थे और वो दोनों रिश्तेदार थे, ठीक है, गुलबर्ग एंड वेज. उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना नंबर ऑफ रिएक्शंस पिक की, नंबर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, और उन्होंने उन रिएक्शंस के लिए क्या ऑब्जर्व किया, ये मैं हटा दूंगा क्योंकि ये मैं सिर्फ वो चीज लिख रहा हूँ जो गलत है. मतलब गलत मतलब हमारे लिए कंप्लीटली वर्कआउट नहीं करेगी इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को स्टडी करने के लिए. उन्होंने नंबर ऑफ रिएक्शंस पिक की और उनको स्टडी किया और उन्होंने बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू इट्स स्टोकियोमेट्री, कंसंट्रेशन ऑफ द रेज टू इट्स स्टोकियोमेट्री. सो आर, उसके बाद वो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया और वो रेट कांस्टेंट से लगा और ये बन गया. ठीक है, तो ये इनका लॉ ऑफ मास सेक्शन था. तो ये बहुत, इसके ऊपर काफी ये भी आता है कि इसको लॉ क्यों बोल रहे हैं, ये पूरा फ्लॉप है, ये कहीं पे भी एप्लीकेबल है, क्योंकि लॉ का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल, एज सच उसकी कोई एक्सेप्शंस नहीं चाहिए और इसके साथ नंबर ऑफ एक्सेप्शंस है. ठीक है. सो तो प्रॉब्लम ये आया कि जब इन्होंने बोला कि आर इज प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant raised to its power raised to its stoichiometry, concentration of B raised to its stoichiometry, तो उस वक्त तक ये सही माना गया. लेकिन जब फर्दर स्टडी किया गया तो पता लगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसके स्टोकियोमेट्री के हिसाब से चेंज नहीं करता है. मतलब कि जो पावर पे आ रही है चीज वो जरूरी नहीं कि वो स्टोकियोमेट्री होगा. जब फर्दर स्टडी किया तो हुआ क्या था, बेसिकली आप बोल सकते हो कि कोइंसिडेंटली इनका, जिन्होंने जितनी भी रिएक्शंस पिक की वो एक तरह से एलिमेंट्री रिएक्शंस थी. और एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए क्या होता है कि जो स्टोकियोमेट्री होता है वही ऑर्डर होता है. तो इस कारण से इनको रिलेशन दिखा. लेकिन जब बाद में फर्दर स्टडी किया गया तो ये पता लगा कि ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई नहीं होता है. ठीक है, इसीलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया. मतलब इसको यूज नहीं करते हम कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करने के लिए. ठीक है, तो अब बात आती है इस लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज किया है. एक लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज आप और जगह करते हो, दैट इज टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. आप आर एफ इज इक्वल टू आर बी करके जाते हो. ठीक है, पर इवन तो उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट थर्मोडायनेमिक मेथड्स अवेलेबल है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को स्टडी करने के लिए. तो कहने का मतलब एज सच लॉ ऑफ मास एक्शन का कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं है. ठीक है, तो अब जब यहाँ पर ये पता लगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू स्टोकियोमेट्री, रिएक्टेंट बी रेज टू स्टोकियोमेट्री हर वक्त नहीं होगा. तो उसके बाद ये हुआ कि अब ये है क्या, फिर किसके प्रोपोर्शनल है, जो पावर है वो क्या है. तो फिर वहां से हमने फिर एक दूसरा लॉ इंट्रोड्यूस किया जिसको हम बोलते हैं रेट लॉ. ठीक है, तो रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेज टू सम पावर. और वो जो सम पावर है वो पावर मेरा स्टोकियोमेट्री के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन. अगर वो एलिमेंट्री नेचर का होगा तो वो स्टोकियोमेट्री के बराबर होगा. अगर वो एलिमेंट्री नेचर का नहीं है तो वो स्टोकियोमेट्री के बराबर नहीं होगा. उस वक्त भी हो भी सकता है. ठीक है, पर वी आर नॉट श्योर कि होगा कि नहीं होगा. ठीक है, ओके. सो तो मैं लॉ ऑफ मास एक्शन पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसका यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ रेट लॉ पे. ठीक है, डायरेक्टली इस पे जंप कर रहा हूँ. रेट लॉ हमने डिस्कस कर लिया, अभी समझ में पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन.
अच्छा अभी क्या बोल रहे हो? ऑब्वियसली होती है। अगर आप मास चेंज करोगे तो कंसंट्रेशन चेंज होगी, बिल्कुल। बिल्कुल, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी इन्फ्लुएंस करता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का। एलिमेंट्री पे नहीं, एलिमेंट्री पे नहीं दिखेगा। अभी मैं एलिमेंट्री की बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ। तो एलिमेंट्री आपकी वो रिएक्शन है जो एक स्टेप में हो रही है, कॉम्प्लेक्स आपकी वो रिएक्शन जिसके लिए मैकेनिज्म दी जाती है। तो हाँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में आपको प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी दिख सकता है रेट लॉ के अंदर, ठीक है, लेकिन एलिमेंट्री के लिए नहीं दिखता है सच। ठीक, तो वो तो हो गया। और एक स्टूडेंट ने पूछा था, बिल्कुल बच्चा भाई, अगर मास चेंज होगा तो कंसंट्रेशन चेंज होगा। ठीक है, क्लियर है दोनों को डाउट अपने? रिस्पांस दे दिया करो तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ डाउट क्लियर हो गया है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेट लॉ की। तो अभी मैंने हम रेट लॉ का रेट एक्सप्रेशन है, ठीक है, रेट इक्वेशन भी तो आप लिख सकते हो। मैंने बोल दिया तो रिकॉर्ड हो गया होगा, ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, सो बेसिक ओके, चलिए लिख लो। ओके, सभी ने लिख लिया? बच्चा सभी को स्क्रीन दिख रही है? सभी को स्क्रीन विजिबल है? सभी को स्क्रीन विजिबल दिख हो रही है? बच्चा आप अपने जिस बच्चे ने लिखा है कि उसको नहीं दिख रहा है स्क्रीन में, तो बच्चा आप अपने साइड से चेक करो, मे बी नेट इशू हो सकता है। ठीक है, अगर बहुत सारे बच्चों को दिखता है, शायद बहुत ने बोला वॉइस क्लियर नहीं हो रही है, तो अभी तो वॉइस क्लियर आई होप। ठीक है, ओके। सो हम बात करते हैं रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या है। तो अगर हम यहाँ पे एक रिएक्शन लेते हैं ए,
प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट। तो रेट लॉ क्या कहता है, दैट आर इज इक्वल टू, मतलब रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई। दिस इज रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वेशन, कुछ भी बोलो। ठीक है, ओके। सो हम एक एक करके बात करते हैं इधर क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो अभी देखो यहाँ पर बच्चा हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमारा जनरली सीधा दिमाग चलता है कंसंट्रेट लॉ से। हम सिर्फ ये देखते हैं कि रेट लॉ हमें सिर्फ ये बता रहा है कि कंसंट्रेशन के ऊपर चीजें डिपेंड कर रही है, ऐसा नहीं है। रेट लॉ में ये भी बता रहा है कि कंसंट्रेशन के साथ साथ रेट कांस्टेंट के ऊपर भी रेट डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए एरिनियस का यूज होता है यहाँ पर, मतलब एरिनियस के ऊपर इफेक्ट करता है, और के ऊपर इफेक्ट होगा तो रेट के ऊपर इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। सो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बेसिकली हमारे दो फैक्टर्स के ऊपर इस रेट लॉ से में जो दिख रहा है डिपेंड करता है। फर्स्ट इज रेट कांस्टेंट, सेकंड इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि जो मेरा के है इसे हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, और एक और नाम से हम इसे बोलते हैं दैट इज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, और हम क्या बोलते हैं इसे, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब बेसिकली ये बता क्या रहा है, सीधी सी बात है, अगर मैं दो रिएक्शन लेता हूं और दोनों रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो ऑब्वियसली रेट किसका ज्यादा होगा, जिसका के का वैल्यू ज्यादा होगा। बेसिकली आपका एक इनहेरेंट, ये एक तरह से इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी रिएक्शन का, ठीक है, जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सो जितना ज्यादा के का वैल्यू होगा उतना फास्ट हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ये हमें दिख रहा है क्लियर कट। अब अगर मैं बात करता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आप कितना भी चेंज कर लो, के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, पर के का वैल्यू डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर, एक टेम्परेचर जो हम डिस्कस कर रहे थे जैसे बोले जा रहे हैं, दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी में कुछ चेंज आता है इंक्रीज डिक्रीज का, तो वहां पर के का वैल्यू भी चेंज करेगा। के होता क्या है, इसका मतलब मीनिंग क्या है बेसिकली, वो मैं अरेनियस इक्वेशन पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे के की बात करूं तो के को हमने बोल दिया इट इज रेट कांस्टेंट, और इसके कुछ पोस्टर्स लिखे अगर हम, तो बच्चा अभी हमने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन लिखा है, क्यों, क्योंकि अभी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे एक चीज ध्यान रखना चाहिए आपको कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है कंसंट्रेशन पे चेंज करेंगे, तो कंसंट्रेशन पे चेंज होगा पर के पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन अभी आपको दी, तो यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये हम एरिनियस में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। इसका हम बात करते हैं एक्स क्या है।
X is order of reaction with respect to reactant A. अब जी x प्लस वाई है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हम सबको पता ही है। अब बात आता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या, ठीक है। अभी सीधी सी बात है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें क्या बताता है, समझो अभी बी को छोड़ देते, बी को साइड करो, रेट एक्सप्रेशन हमारा के ए स्क्वायर, दो के रेट एक्सप्रेशन है, एक है हमारे पास के ए और एक है हमारे पास के स्क्वायर, इस तरह समझते हैं। वही सीधी सी बात है, अगर मैं के ए के केस में मैं कंसंट्रेशन को डबल करूंगा तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन ट्वाइस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन डबल कर देता हूं तो ये मेरा क्या बनेगा, के टू ए, इस टू को मैं बाहर कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 2Ka, मतलब ये डबल हो रहा है पहले का। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डबल करता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K2A स्क्वायर, तो ये स्क्वायर होकर 4 बाहर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, दिख रहा है। तो अगर इन दोनों केसेस में देखो, हम कंसंट्रेशन में बराबर चेंज लेकर आ रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे चेंजेस अलग है। कंसंट्रेशन का चेंज बराबर है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन का चेंज अलग अलग है। क्यों? क्योंकि पावर अलग है। तो बेसिकली हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हम यहाँ से क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें ये बताता है कि कोई भी रिएक्शन है उसका जो रेट है वो कितना ज्यादा सेंसिटिव है टू द चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब अगर मैं कंसंट्रेशन को चेंज करता हूं तो कितना ज्यादा चेंज आएगा मेरे रेट ऑफ रिएक्शन पे, कितना ज्यादा सेंसिटिव होगा मेरा रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमें ऑर्डर बताता है। अब यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि अगर मैं बराबर चेंज करता हूं दोनों पे तो ज्यादा चेंज मुझे किसमें दिख रहा है, जिसमें पावर ज्यादा है। अब देखो 2 था, तो यहाँ पे हम बेस अगर मैं 0 को मानू, 0 को अगर मैं बेस मानता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा ऑर्डर का वैल्यू 0 से दूर जाएगा, दूर, आइदर ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड, पॉजिटिव साइड और ऑन द नेगेटिव साइड, डजंट मैटर, ठीक है, उतना ज्यादा उसमें चेंज ऑब्जर्व होगा। हम सबको पता ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव एंड 0। तो भाई हम जनरली नेगेटिव ऑर्डर को डिस्कस नहीं करते, हम पढ़ते नहीं है, एग्जांपल्स होते हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं उसे डिटेल में, हम पॉजिटिव को पढ़ते हैं, पर इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। तो समझो अगर मेरे पास -1 है और -2 है, तो अगर मैं अभी कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो दोनों में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। लेकिन ज्यादा किसमें घटेगा, जिसमें -2 है। अब खुद देख लो यहाँ पे ना, अगर ये अभी ये अगर मैं R इज इक्वल टू के ए -1 कर देता हूँ और R इज इक्वल टू के ए -2 कर देता हूँ, सीधी सी बात है, ये हमारा R1 जो बनेगा डबल करने पर ये हो जाएगा 1/2 Ka। अब देख सकते हो -1, और ये जो बनेगा ये बनेगा 1/4 K -2। तो खुद दिख रहा है ज्यादा चेंज किसमें आ रहा है, सेकंड वाले पे। जब मैं चेंज की बात करता हूँ बच्चा, चेंज मतलब है दोनों को कवर कर रहा है, ये इंक्रीज को भी डिक्रीज को भी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो ज्यादा इंक्रीज उसमें आएगा जिसकी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी ऑर्डर की। अगर मैं डिक्रीज की बात करूं तो ज्यादा डिक्रीज उसमें आएगा जिसमें नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, नेगेटिव वैल्यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है। तो वहां पर हमें ज्यादा चेंज दिखेगा। तो जितना भी हम 0 से दूर की तरफ जाएंगे उतना ज्यादा रिएक्शन हमारा सेंसिटिव हो जाएगा टू द चेंज इन कंसंट्रेशन। तो ऑर्डर हमें क्या बता रहा है, ओके। तो बच्चा मैं फिर से एक बार यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, देखो जब मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें क्या बता रहा है कि कितना ज्यादा सेंसिटिव है रिएक्शन रेट टू द चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब अगर मैं कंसंट्रेशन को चेंज करता हूं तो कितना ज्यादा चेंज मेरा रेट ऑफ रिएक्शन पाएगा, ये हमें बताएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ज्यादा चेंज किसमें आएगा, ये हम सबको पता है, जब ऑर्डर ज्यादा होता है तो ज्यादा चेंज ऑब्जर्व होता है ना। तो जनरली हम पॉजिटिव को स्टडी करते हैं, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं 0 से 1 पे जाऊं, 1 से 2 पे जाऊं और 2 से 3 पर जाऊं तो मेरा चेंज बढ़ता रहेगा।
अगर मैं कंसंट्रेशन में बराबर चेंज करता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा सबसे ज्यादा किसमें दिखेगा, जब ऑर्डर 3 होगा, उसके बाद जब ऑर्डर 2 होगा, उसके बाद जब ऑर्डर 1 होगा, और तब सबसे कम जब ऑर्डर 0। ठीक है, ओके, सो दिस इज अवर ऑर्डर। हो गया? ओके अच्छा, अब हम कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग भाई, ऑर्डर हमारा क्या होता है, इट्स एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ठीक है, हम कभी भी ऑर्डर को थियोरेटिकली नहीं बता सकते, मतलब हम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को देखकर ये नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, सो इट्स एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है ऑर्डर की किसी भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो मुझे कुछ ना कुछ मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो जो मेथड्स हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑर्डर, ठीक है, और जो जिनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, उनमें से कुछ मेथड्स है। पहला होता है इनिशिएट मेथड, ये एक मेथड है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा हाफ लाइफ मेथड, एक दूसरा मेथड है हाफ लाइफ मेथड, जिसके हेल्प से हम आगे क्या करते हैं, ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। एक होता है हमारा ग्राफिकल मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक हमारा होता है हिट एंड ट्रायल। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल में हम क्या करते हैं, हम बात करेंगे अभी। ठीक है, और ग्राफिकल में क्या करते हैं, ये बात करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड वर्ड से क्लियर है बच्चा, यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, ग्राफ प्लॉट करने वाले, और फिर हम देखेंगे ये प्लॉट हमारा किस ऑर्डर के प्लॉट से मैच कर रहा है, सीधी सी बात है। लेकिन अब जब आप एग्जाम देते हो, एंट्रेंस एग्जाम दोगे, तो ऑब्वियस है बच्चा, यहाँ पर आपके पास प्लॉट अवेलेबल नहीं, ग्राफ अवेलेबल नहीं होगा, ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं होगा आपके पास। तो इसका मतलब ग्राफिकल मेथड आप लैब में यूज कर सकते हो, एंट्रेंस में यूज करना सही नहीं है, क्योंकि एरर आएगा, बहुत ज्यादा एरर बन सकता है। हो सकता है स्ट्रेट लाइन में आपको कर्व दिख जाए, क्योंकि आप अप्रोक्सीमेटली मार्क करोगे ना चीजों को। ठीक है, कर्व और लाइन में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, कर्व अलग, प्लॉट अलग चले जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ग्राफिकल मेथड हम लैब में यूज करते हैं, क्योंकि लैब में आप ग्राफ पेपर आपको मिलता है या आप खरीद कर यूज कर सकते हो प्रॉपरली, तो आप वहां से प्रॉपर लाइन मार्क करके आप बता सकते हो कि ऑर्डर किसका है। तो ग्राफिकल मेथड लैब में एंट्रेंस में करते हैं सच। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड है अपना हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल क्या कहता है कि अभी मैंने बोला कि जो रेट कांस्टेंट है भाई, वो कंसंट्रेशन के ऊपर चेंज नहीं होने वाला, डिपेंड नहीं करने वाला। मतलब कंसंट्रेशन आप कितना भी बदल दो, के का वैल्यू वही रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, लेट्स से हम मान लेते हैं कि हमारा रिएक्शन का ऑर्डर 0 है ना। तो अगर रिएक्शन का ऑर्डर 0 होगा, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 ले लूँ, कंसंट्रेशन 2 ले लूँ, कंसंट्रेशन 3 ले लूँ, 5 ले लूँ, 10 ले लूँ, 15 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, मेरा के का रिजल्ट एक ही आने वाला। तो मैं के का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा यूजिंग फॉर्मूलाज, वो फॉर्मूला अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, हम के का वैल्यू स्टडी करना शुरू करते हैं, 3-4 के की वैल्यूज बनाते हैं। अगर के की वैल्यू सभी में सेम आ रही है, लेट्स से 0 ऑर्डर में मेरी सब में के की वैल्यू सेम आ रही है, तो मैं बोलूंगा सर 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट एंड सेकंड में मुझे सेम नहीं दिख रही होगी। पर अगर मेरा फर्स्ट में सेम आ रहा है और 0 में सेम नहीं आ रहा, ना ही सेकंड में सेम आ रहा है, तो मैं बोलूंगा इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि मेरा के का वैल्यू सेम आ रहा है। ये इस थियरी को सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारा, या इस पोस्टुलेट को सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारा रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्राई। ठीक है, पहले हमने ट्राई मारा 0 के साथ, फिर हमने ट्राई मारा 1 के साथ, फिर हमने ट्राई मारा 2 के साथ, हमने देखा किसमें हमारा रेट कांस्टेंट चेंज नहीं कर रहा है, तो दैट विल बी अवर ऑर्डर। अब होता है क्या बच्चा, अगर आपको क्वेश्चन बहुत सरल दे रखा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीधा आपका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा बिल्कुल। लेकिन बच्चा, हम सबको पता है, जब आप कभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जब आप उससे कैलकुलेशन करते हो, तो वैल्यूज हमेशा सेम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ एरर्स होने की चांसेस है, उसमें से कुछ एरर का चांस बनता है इंस्ट्रूमेंटल एरर से, और उससे बड़ा एरर दैट इज ह्यूमन एरर। ठीक है, तो इन एरर्स के चक्कर में क्या होता है कि कई बार हमें के की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिलती है। मतलब 0 के लिए स्टडी करोगे तो भी के की वैल्यू थोड़ी थोड़ी वैरी कर रही होगी, फर्स्ट ले करोगे तो भी वैरी कर रही होगी, सेकंड ले करोगे तो भी वैरी कर रही होगी। तो अब बात आती होगा क्या फिर के का वैल्यू। तो उस केस में आप क्या करते हो, अब उस ऑर्डर को मानते हो जिसमें के का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, मतलब बहुत ही कम चेंज आ रहा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अब जिनमें ज्यादा चेंज आ रहा है ऑब्वियसली वो तो होगा नहीं, तो जिसमें बहुत ही कम चेंज आ रहा है, मतलब जिसमें हमारा सबसे ज्यादा क्लोजली वो पोस्टुलेट को सेटिस्फाई कर रहा है कि के इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, उसको हम क्या लेते हैं, ऑर्डर मानते हैं। ठीक है,
जैसे अभी मैंने ये बताया कि हम करते क्या, अभी हमने क्वेश्चन जब हम करेंगे, क्योंकि हर एक के क्वेश्चन है आपके पास इनिशियल मेथड के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में, आपके पास हाफ लाइफ मेथड के क्वेश्चन है, और आपके पास ग्राफिकल मेथड, तो मैंने आपसे बोल दिया ग्राफिकल मेथड की जगह हम हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे, तो उन क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, सो पहली चीज तो हमने ये बात की कि एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है और इसको हम थियोरेटिकली देख के नहीं बता सकते हैं, इसके लिए हमें नंबर ऑफ मेथड्स हम यूज करते हैं, और वो मेथड्स को हमने डिस्कस किया क्या क्या होते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाए। तो इन रिएक्शंस के लिए जो हमारा ऑर्डर होता है वो रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्री के बराबर ही आएगा हमेशा, या दूसरे वर्ड में आप बोल सकते हैं कि जो ऑर्डर होता है वो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या बन गया हमारा, एलिमेंट्री के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर क्या होगा, जो स्टोइकियोमेट्री है। क्लियर है। तो अगर आपको ये बोल दिया जाता है कि इट्स एलिमेंट्री रिएक्शन, तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना, जो स्टोइकियोमेट्री वही आपका ऑर्डर है, ठीक है। ओके, एक और पॉइंट भाई, ये हमारा कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी फ्रैक्शनल, इट कैन बी जीरो, ठीक। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, मतलब आपको समझो कोई क्वेश्चन में कुछ बता नहीं रखा है कि कॉम्प्लेक्स है कि एलिमेंट्री है, पर आपको इंफॉर्मेशन भी इतनी नहीं दे रखी कि आप ऑर्डर स्टडी कर सको और आपको उस ऑर्डर को यूज करना है आगे, तो उन केसेस में हम ये मान लेते हैं कि रिएक्शन एलिमेंट्री है। समझ आ रही है चीज। समझो आपको कोई क्वेश्चन दिया और वहां पे आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को यूज करना है फर्दर सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को, और हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली हुई है कि जिसके हेल्प से मैं ये डिसाइड कर सकूं कि मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ना ही मुझे के की यूनिट बता रखी है, ना ही मुझे इनिशियल मेथड का कोई कॉन्सेप्ट बता रखा है, ना ही मुझे हाफ लाइफ, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके हेल्प से मैं क्या कर सकूं, मैं उस रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकूं। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन को एलिमेंट्री मानकर चलते आगे। ये चीज ध्यान रखना मैंने क्या बोल रखा है, जब इंफॉर्मेशन लिमिटेड हो तो यहाँ पे फर्क होता है। एक होता है जो मैं बोल रहा हूँ इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, और एक होता है जो आप बोलते हो कि मुझे लग रहा है इंफॉर्मेशन लिमिटेड है। दोनों में फर्क है। आपको कुछ भी लग सकता है, जरूरी नहीं कि वहां पे इंफॉर्मेशन लिमिटेड हो, ठीक है। तो अगर इंफॉर्मेशन लिमिटेड है तो क्वेश्चन को करने के लिए, आगे प्रोसीड करने के लिए हम वहां पर इस अप्रोक्सीमेशन पे चलते हैं कि रिएक्शन हमारा क्या है, एलिमेंट्री, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। ओके, तो इनके बारे में लिख लेते हैं, फिर आपका क्लास में आपको फ्री कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में भी बच्चा यही बेसिक पार्ट ही चलेगा, पर हम क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो बच्चा मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी क्लास कंटिन्यू करेगा आगे, ठीक है, इस बेसिक सेक्शन में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट सेक्शन में से, वैसे तो केमिकल काइनेटिक्स के पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, पर स्टिल चलो मैं मान लेता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। पर इस बेसिक सेक्शन से, बेसिक सेक्शन का मतलब फर्स्ट सेक्शन जो हमने डिवाइड किया था, उसमें से कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को बनाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है ये, हम सबको फिजिकल केमिस्ट्री 12th के अंदर बेस्ट चैप्टर में लगता है केमिकल काइनेटिक्स। जनरली मैं नहीं बोल रहा कि हर एक को लगता है, ठीक है, पर हर एक को जनरली फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर केमिकल काइनेटिक्स मतलब फेवरेट होता है, जो सबसे बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें हम यही पढ़ रहे होते हैं, रेट लॉ, रेट लॉ, रेट लॉ, रेट लॉ। तो हम 12वीं क्लास से कंफर्टेबल है इस टॉपिक के साथ, और ये टॉपिक हमारा बीएससी में भी चलता है, आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आता है, इवन एंट्रेंस एग्जाम में आता है बीएससी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद ये एमएससी में भी आ रहा है, एमएससी के भी कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, ये आपका फेवरेट टॉपिक में से एक टॉपिक होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला, ये रेट लॉ, रेट लॉ। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि एक बार पढ़ लोगे इस टॉपिक को, गलती नहीं होनी चाहिए, सिली मिस्टेक अवॉइड करना बिल्कुल, ठीक है। जो करना यहाँ कर देना, मिस्टेक एग्जाम में मत करना बस। ओके, सो अब मैं इसके बारे में कुछ लिख लेता हूँ जो हमने डिस्कस किया।
तो अच्छा हमने डिस्कस कर लिया, ग्राफिकल मेथड तो हम यूज नहीं करने वाले, इसकी जगह हम हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे, ठीक है। ओके बच्चा, मुझे डिटर्मिनेशन मेथड मैंने लिखा तो इनिशिएट मेथड, हाफ लाइफ मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो अभी मैंने इसे डिस्कस किया था, तो अभी हमने सिर्फ डिस्कस किया है कि हम करने क्या वाले, ठीक है। हमने अभी तक सवाल शुरू नहीं किए। तो ये सवाल सबसे पहले मैं इनिशिएट मेथड का ही बनाएंगे, फिर हाफ लाइफ पे जाएंगे, या बीच में हम हिट एंड ट्रायल्स भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसके लिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद हम सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ओके, ठीक है बच्चा, एक चीज ध्यान रखना, इंग्लिश पे मैं यूज कर सकता हूँ बीच में इन बिटवीन, लेकिन कंटिन्यूअसली पूरा फ्लोस में चले पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो मैं बीच में यूज कर सकता हूँ क्योंकि हर टाइप का स्टूडेंट है इधर, ठीक है। तो वो चीज है। स्टोकियोमेट्री को कैसे डिफाइन करेंगे आप बताओ, बोलो आपको क्या लगता है स्टोकियोमेट्री क्या होता है, चलो बताओ, बोलो। मैं ये मानकर चल रहा हूँ आपको ये पता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मतलब कुछ बेसिक आइडिया होगा स्टोकियोमेट्री का। आइडिया नहीं है, ओके। बेसिकली बच्चा देखो, हमारे पास कोई रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को जब हम बैलेंस करते हैं, ठीक, किसी भी रिएक्शन को जब हम बैलेंस करते हैं, तो उस बैलेंस करने के बाद जो नंबर्स आगे लगते हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्री। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं तो, ये तो मैंने सेव कर लिया, तो ये नहीं दिखेगा आपको, ये आपको उसमें नहीं मिलेगा, ये तो इसे समझाने के लिए हम ये लिखते रिएक्शन, है ना। अगर सिंपली रिएक्शन लिखूं तो ये है भाई, बेसिकली तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया दे रहा है, तो रिएक्शन तो ये हो रही है ना, पर हम बैलेंस करके ऊपर वाली रिएक्शन नहीं देते। ये बैलेंसिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये जो साथ में नंबर्स लग रहे हैं 1 3 2, दिस इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्री। तो स्टोकियोमेट्री का इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो स्टोकियोमेट्री हमें ये बताता है बच्चा कि जो रिएक्शन होगा वो किस प्रपोर्शन पे होगा। मतलब भाई समझो मैंने नाइट्रोजन ले लिया, मैंने नाइट्रोजन कुछ 200 ग्राम ले लिया या 1 किलो ले लिया, तो अब मुझे ये पता होना चाहिए कि ऊपर से मैं कितना हाइड्रोजन डालूं कि भाई नाइट्रोजन पूरा रिएक्ट कर जाए। ज्यादा डाल दूंगा तो हाइड्रोजन वेस्ट हो जाएगा, और कम डालूंगा तो नाइट्रोजन वेस्ट हो जाएगा, यस और नो। तो अब हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने से हमें क्या पता लगा कि इसका जो स्टोकियोमेट्री वो 1 आ रहा है और इसका जो स्टोकियोमेट्री वो 3 आ रहा है। यहां से हमें क्या पता लगता है कि इसका जो 1 मोल है वो इसके 3 मोल से रिएक्ट करेगा। रिएक्शन प्रपोर्शन ही हमें प्रोवाइड कर रहा है, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के प्रपोर्शन में रिएक्ट करेंगे। तो जितना भी मोल आप नाइट्रोजन को लोगे उसका 3 गुना आपको हाइड्रोजन का लेना पड़ेगा रिएक्शन को कराने के लिए, थ्योरेटिकल। समझ में आ रही है चीज। तो इन्हें हम स्टोकियोमेट्री कहते हैं, जो बैलेंस करने के बाद हमें जो नंबर्स आगे दिख रहे किसी भी स्पीशी के, केमिकल स्पीशी के, और वो नंबर हमें क्या बता रहे हैं इंफॉर्मेशन, कि अगर हमें रिएक्शन करवानी है तो हमें किस प्रपोर्शन पे दोनों रिएक्टेंट्स को लेना चाहिए, या जितने भी रिएक्टेंट्स आपके पास है उनको लेना चाहिए अगर हमें कंप्लीट रिएक्शन करानी है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अगर मैं नाइट्रोजन 10 मोल लेता हूँ, नाइट्रोजन का अगर मैं 10 मोल लेता हूँ, तो इस बैलेंस रिएक्शन से मुझे इंफॉर्मेशन आती है कि नाइट्रोजन के अगर 10 मोल ले रहा हूँ तो हाइड्रोजन के 30 मोल्स होने चाहिए फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब है कोई भी वेस्ट ना हो। समझ में आ रही चीज। तो ये स्टोकियोमेट्री होती है।
जो हमारे नंबर आ रहे बैलेंस रिएक्शन के अंदर, और ये हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमें किस क्वांटिटी पे रिएक्टेंट को ऐड करना है कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, कुछ बचे ना। ठीक है, सो दिस इज आवर स्टोइकियोमेट्री। ओके बच्चा, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। बच्चा ये बेसिक ही तो था आज, ये बेसिक है बच्चा, इससे ज्यादा बेसिक मैं क्या पढ़ाऊंगा बताओ, आप मुझे बताओ। जो आज हमने पढ़ा है बच्चा वो कंप्लीटली बेसिक पार्ट है। समझ में आ रहा है? आप में से कुछ स्टूडेंट्स तो इवन बोर हो गए, उनके सर क्या पढ़ा रहे हैं हमें पता ऑलरेडी ये चीज। तो दिस इज द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना। अगर मैं बोलूँ तो स्टार्टिंग का आधा या पौना घंटा वो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने में हमने बिताया है। तो दिस इज द बेसिक पार्ट। ठीक है, K is inversely proportional to concentration नहीं बचा। अब एक चीज ध्यान रखना, आप जब एसएसए पे जाते हो ना, एक चीज ध्यान रखो, ये जो आप प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन बोल रहे हो, जब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्टडी करते हैं, सिंस आप ये क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हो इसलिए मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको आगे की चीजें पता है, तो मैं इसका आंसर दूं, तब तो मैं दूं इसका आंसर। ठीक है, जिसने भी लिखा है K is inversely proportional to concentration, K मतलब ये रेट कांस्टेंट है ना। तो अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको आगे के टॉपिक पता है, तो मैं इसका रिस्पॉन्स करता हूँ, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। ओके, तो बच्चा एक चीज ध्यान रखना, जब हम K की बात करते हैं, तो जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ K is independent of concentration, तो मैं ये इंडिविजुअल स्टेप के लिए बोल रहा हूँ। इंडिविजुअल स्टेप का मतलब सिंगल स्टेप के लिए मेरा K कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भर नहीं कर सकता। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्टडी करते हैं और वहां पर जब हम क्या बोलते हैं कि उसका वो करते हैं, उसका रेट एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो हमें कई बार नीचे कंसंट्रेशन दिखता है K के साथ मल्टीप्लीकेशन पे, एडिशन पे, है ना, कंसंट्रेशन का टर्म दिखता है। तो बच्चा ऐसी टाइप की फॉर्म के लिए हम K को एक्सप्लेन ही नहीं करते, हम K को अंडर कंडीशन एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो उधर हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो मेरे K1, K2, K3 के ऊपर तो निर्भर कर रहा है, उसके साथ साथ कंसंट्रेशन के ऊपर भी निर्भर कर रहा है। हम ये बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते कि हमारा जो K ओवरऑल होगा वो मेरा K1 इंटू K2 अपॉन पे K3 प्लस कंसंट्रेशन इंटू K4 होगा, ये नहीं बोलते हम लोग कभी। ये चीज समझ में आ रही है? जो भी आप बनाते हो ना, R इज इक्वल टू समथिंग K अपॉन पे समथिंग K प्लस कंसंट्रेशन, ये बनता है। तो हम वहां पर ये बोल रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वहां पर वो कंसंट्रेशन, वो K की वैल्यूज के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है, उसके साथ साथ कंसंट्रेशन के डिनोमिनेटर वाले फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और न्यूमरेटर तो होगा ही क्या। ठीक है, तो कभी भी अगर हम सिर्फ K ओवरऑल की बात करते हैं तो K ओवरऑल हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म के लिखा जाता है, जैसे कि ऐसे, जैसे K ओवरऑल है तो मैं ये लिख सकता हूँ, दिस इज माई K ओवरऑल। लेकिन अगर मैं, हाँ ऐसे भी हम कई बार लिखते हैं कि अगर ऐसा कुछ आ रहा है K3 प्लस K2, इसे भी मैं K ओवरऑल बोल सकता हूँ। लेकिन जैसे मेरा ये आता है K1 K2 अपॉन पे K3 प्लस K2A, तो यहाँ पर हम अवॉइड करते हैं, यहाँ पे हम K ओवरऑल नहीं लिखते ऐसे, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म भी साथ में फंसा है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई क्या करेंगे, समझो ऊपर मेरा A है तो ये A स्क्वायर है समझो, तो मैं यहाँ तो ये बोल दूंगा दैट K2A इज मच मच हायर देन K3, तो फिर क्या होगा, ये हट जाएगा या ये कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा K1 K2, तो यहाँ पे ये कैंसिल, तो इस कंडीशन मेरा रेट ये बन गया कांस्टेंट। या फिर मैं इसमें दूसरी कंडीशन लगा लूंगा K3 इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू K2A, तो इसमें क्या हो जाएगा K1 K2 अपॉन पे K3A स्क्वायर बन जाएगा। तो बच्चा ये सबके लिए नहीं है, जिस बच्चे ने डाउट पूछा है मैं उसको समझा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी परेशान मत होना कि सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सॉरी K3 K2 कैंसिल नहीं हो रहा है, इट इज K1 डॉट K2 अपॉन पे K3। ठीक, तो ये मैंने चीज बोली आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत आगे की चीज है, तो इसमें मैं अभी नहीं जाना चाहता। ठीक है, ये आप जब ऐसे पढ़ लोगे, उसके क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद ये चीजें आएंगी, तो मैं उस वक्त से डिस्कस करूँ तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, रेट कांस्टेंट अभी बच्चा फिलहाल ये लेकर चलो, रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, दैट्स इट, खत्म कहानी। सही है, पर इतना ध्यान रखना, हाँ जनरली हम रेट कांस्टेंट जो हमारा इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के लिए, वो वन स्टेप जो होता है ना हमारा, मतलब मैकेनिज्म में भी अगर मेरे स्टेप्स है तो हर एक एलिमेंट्री स्टेप होता है, तो उसके लिए हम बात करते हैं। ये चीज ध्यान रखना।
ठीक है। तो एज सच के कभी भी कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भर होते हुए नहीं दिखेगा आपको एज सच। अगर कहीं पे कंसंट्रेशन टर्म आ रहा है तो इसका मतलब वहां पे मैं भी के के बारे में बात नहीं करूंगा। वो रेट हमेशा हम रेट लॉ इज इक्वल टू बनाते हैं ना समथिंग। अगर आप ऐसे से यूज करते हो तो आर इज इक्वल टू समथिंग के समथिंग अपॉन पे समथिंग के प्लस समथिंग कंसंट्रेशन इनटू पे समथिंग कंसंट्रेशन, ऐसा कुछ आता है। तो वो हम रेट लॉ बना रहे हैं, तो वहां पे मैं के ओवरऑल भी डिसाइड ही नहीं कर सकता। तो फिर अंडर कंडीशन हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे के को मैं ये लिख सकता हूँ, के को मैं ये लिख सकता हूँ डिफरेंट कंडीशन पे। तो वो चीज होती है, वो सब बात की बात है बच्चा। तो अभी जो हमने पढ़ा उस पर फोकस करो, वो चीज क्लियर हो रही है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे ही हम आगे को मूव करेंगे। नहीं बच्चा, मैं सारा फिजिकल केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ाऊंगा, एक टीचर सारा फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा भी नहीं सकता इस लेवल के अंदर, ठीक है। मैं कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बाकी टॉपिक्स आपको बाकी टीचर बताएंगे। अच्छा ये मुझे नहीं पता है, ये ऑब्वियस आपका जो भी नेक्स्ट एग्जाम होता है उस वक्त तक होता है ये, है ना। तो आपके साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, तो मान लो 2-2, तो जून तक होगा, जून में एग्जाम होगा तो मई तक इसका सिलेबस होगा, मई तक या फिर हाँ मई जून तक के आसपास कैसा चलेगा 10 ईयर, ठीक है ना। तो 2 अब साल में 2 एग्जाम्स होते हैं आपके नेट के, तो 2 बार ये सेशन चलते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप डिटेल में पूछ सकते हो, ऑफिस में आप इंस्टीट्यूट पे कॉल करके पूछ लीजिए, वो आपको ज्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे इस मामले में, ठीक है। तो वो है। और किसी को कोई डाउट है? अब जिसको ये लग रहा है कि सर ने बहुत ऊपर का पढ़ाया है, तो प्लीज बच्चा एक बार नोट्स फिर से देखो, ठीक है, और कोशिश करो समझने की। एक बच्चा इससे ज्यादा बेसिक और कुछ नहीं होता है, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। गेट का टाइमिंग फिक्स है और गेट का डेट फिक्स हो गया है, वही है फर्स्ट वीक ऑफ फेब है। फर्स्ट वीक ऑफ फेब ही अभी भी क्या एक्सटेंड हो रखी है कुछ कोविड के चक्कर पे, क्योंकि मैं डेट नहीं देखता हूँ, ये चीज ध्यान रखना है। पहले मुझे ये चीज बताओ, अगर आप ये मानकर चल रहे हो, मतलब अगर ये डेट फिक्स है कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब ही एग्जाम होगा, तो आप खुद अंदाजा लगा लो दिसंबर आपका फर्स्ट से सेकंड वीक में सेशन शुरू हुआ, तो फिजिकल के 2 चैप्टर एटलीस्ट हो जाएंगे तब तक, 2 या 3 मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। इसी तरह से बाकी के भी होंगे, पर सब कुछ कवर नहीं होगा फॉर श्योर, ये तो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। हाँ, तो सिंस आपके पास 2 महीने है ना, तो 2 महीने में 2 चैप्टर या 2.5 चैप्टर ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? कोई क्लास तो आज के लिए तक काफी, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। हाँ, तो शिव पूरी लियो।